एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। कल अपन ने लागतों में निरपेक्ष अंतर पढ़ा था और रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं पढ़ी थी। आज हम रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को विस्तार से पढ़ते हैं। तुलनात्मक लागत अंतर क्या था? जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त हो, लेकिन उत्पादन लागत की दृष्टि से यह श्रेष्ठता एक वस्तु में अधिक तथा दूसरी वस्तु में कम होती थी, तो इसे तुलनात्मक अंतर कहते थे। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो था, ये रिकार्डो ने द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन एक बुक थी। इसमें रिकार्डो ने इस अंतर को स्पष्ट किया था। इसमें इसकी व्याख्या की थी इस बुक में। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक में इसका वर्णन किया गया है, तो ये बुक थी वो। रिकार्डो का मानना था कि लागतों में तुलनात्मक अंतर होने की स्थिति में एक देश उस वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत तो कम आए और तुलनात्मक लाभ अधिक हो, तथा और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत अधिक और तुलनात्मक लाभ कम हो। रिकार्डो का मानना था कि अगर दोनों वस्तुओं में तुलनात्मक अंतर हैं तो ऐसी वस्तुओं का निर्यात करेगा जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ अधिक हो। वो ऐसी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे जिनमें उनका लाभ हो और लागत कम से कम हो, और ऐसी वस्तुओं का आयात करेगा जिनकी लागत अधिक हो और लाभ कम हो। इसी कारण इस सिद्धांत को सापेक्ष लागत लाभ सिद्धांत भी कहते हैं। जो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इसी कारण इसे सापेक्ष लागत लाभ सिद्धांत भी कहा जाता है। और रिकार्डो का जो ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परंपरागतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तुलनात्मक लागत अंतर को अपन एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो देश हैं, पुर्तगाल और इंग्लैंड। उत्पादन की श्रम लागत है शराब की पुर्तगाल की 80 और कपड़े की 90। इंग्लैंड की शराब की 120 हैं और कपड़े की 100 रुपये हैं। इधर विदेशी विनिमय अनुपात देखें, 80:90 में, यानी 1 इकाई शराब बराबर 0.88 इकाई कपड़ा। या तो पुर्तगाल 1 इकाई शराब का उत्पादन कर लें या फिर 0.88 इकाई कपड़ा उत्पादन कर सकता है साधनों से। ऐसे ही 120:100 इंग्लैंड का, यानी 1 इकाई शराब बराबर 1.2 इकाई कपड़ा। यहाँ उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है? उदाहरण से स्पष्ट है कि पुर्तगाल में शराब व कपड़े की निरपेक्ष श्रम लागत इंग्लैंड से कम है, क्योंकि पुर्तगाल में शराब की जो लागत है वो 80 है, इंग्लैंड में 120 है। कपड़े की पुर्तगाल में 90 है, यहाँ 100 है। तो दोनों ही वस्तुओं की निरपेक्ष लागत इंग्लैंड से कम है, किंतु तुलनात्मक लागत की दृष्टि से भी पुर्तगाल की शराब की श्रम लागत कपड़े की श्रम लागत की तुलना में कहीं कम है। देखिए, ये दोनों शराब और कपड़े में भी, दोनों में भी डिफरेंस है। 10 श्रम लागत का डिफरेंस है, अथवा तुलनात्मक लाभ आती है। इसलिए पुर्तगाल को केवल शराब का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि यदि पुर्तगाल शराब का उत्पादन करता है तो उसे 1 इकाई शराब उत्पन्न होती हैं उसके जितने भी संसाधन हैं उनके उपयोग करने से। और अगर वह कपड़े का उत्पादन करता है तो 0.88 ही उसको प्राप्त होती हैं, और केवल वह शराब का ही उत्पादन और निर्यात करता है और कपड़ा आयात करता है इंग्लैंड से। तो 1 इकाई शराब के बदले उसे 1.2 इकाई कपड़ा मिल जाएगा, जबकि यहाँ उत्पादन करने से उसे 0.88 ही प्राप्त होता था। अतः पुर्तगाल को केवल शराब का उत्पादन करना चाहिए और शराब का अत्यधिक मात्रा में निर्यात करना चाहिए, और कपड़ा इंग्लैंड से आयात करना चाहिए। अब बात करते हैं विशिष्टता के अभाव में। विशिष्टता के अभाव में क्या होगा? पुर्तगाल 1 इकाई शराब प्लस 1 इकाई कपड़ा बराबर 170। शराब व कपड़े की श्रम कॉस्ट को ऐड किया तो 170 लेबर कॉस्ट आ गई। ऐसे ही इंग्लैंड 1 इकाई शराब प्लस 1 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस करेगा तो इसकी 220 लेबर कॉस्ट, 120 शराब की और 100 कपड़े की 220 लेबर कॉस्ट आ गई। टोटल की बात करें तो 2 इकाई शराब प्लस 2 इकाई कपड़ा बराबर
390 श्रम लागत आ गई। इसी को अगर विशिष्टीकरण अपनाते हुए देखते हैं, जैसे विशिष्टीकरण से तात्पर्य कि पुर्तगाल केवल शराब का ही उत्पादन करेगा और इंग्लैंड केवल कपड़े का ही उत्पादन करता है। इस स्थिति में क्या होगा, पुर्तगाल 2 इकाई शराब बनाती हैं, उसकी श्रम लागत आती है 80 + 80 160 रुपये। इंग्लैंड 2 इकाई कपड़ा बनाती है, उसकी श्रम लागत आएगी 200। टोटल वही 2 इकाई शराब प्लस 2 इकाई कपड़ा बराबर 360। तो ये जो डिफरेंस आया 390 और 360, 30 रुपये जो 30 श्रम कॉस्ट जो कम लगी, यह बचत 30 रुपये श्रम में केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से ही संभव है। अगर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से रिकार्डो का मानना था कि तुलनात्मक लागत में अंतर होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पॉसिबल है, या यूँ कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार ही तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत है। क्योंकि यहाँ जो ये 30 रुपये की जो श्रम लागत की जो बचत हुई है, ये तुलनात्मक लागत अंतर के कारण ही पॉसिबल हुई है। इस वजह से रिकार्डो अपने सिद्धांत का आधार तुलनात्मक लागत अंतर को मानता था। रिकार्डो भी उन्हीं की तरह, एडम स्मिथ की तरह स्वतंत्र नीति के पक्षधर थे और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देते थे। अब आगे देखते हैं इस सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हुई। सिद्धांत की विभिन्न तरीके से आलोचनाएं की गई। आलोचना में पहली आलोचना है श्रम लागत की मान्यता दोषपूर्ण। यह सिद्धांत उत्पादन लागत में केवल श्रम लागत को ही सम्मिलित करता है, जो कि उचित नहीं है। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, साहस की भी आवश्यकता होती है और इन पे खर्च होने वाला इन पे जो लागत खर्च होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से केवल श्रम को ही लागत मानना ये दोषपूर्ण है। दूसरी, उत्पत्ति समता नियम की मान्यता अव्यावहारिक। उत्पत्ति समता नियम की मान्यता को भी इन्होंने क्रियाशीलता को संदिग्ध बताया है। इसलिए यह विश्वास कर चलना कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन स्थिर श्रम लागत पर किया जा सकता है अव्यावहारिक और असत्य है। परिवहन लागत की अवहेलना करना। तुलनात्मक लागत सिद्धांत में परिवहन लागतों पर ध्यान नहीं दिया गया, परंतु वास्तविक व्यापारिक जगत में इनकी उपेक्षा करना संभव नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार में परिवहन लागतों का समावेश होता है। इस वजह से इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई। समरूप श्रम इकाइयों की मान्यता गलत। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सभी श्रम की इकाइयां समरूप हैं, किंतु वास्तविक जीवन में श्रमिकों में समरूपता का अभाव रहता है। श्रमिक भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई स्किल भिन्न भिन्न होती है श्रमिकों की। कोई बहुत ही अच्छा लेबर होता है, कोई बहुत ही अच्छा नहीं होता। तो ये सभी की इकाइयाँ जो लेबर की जो पूरी यूनिट्स हैं उनको एक समरूप मानना ये भी गलत है। दो देशों एवं दो वस्तुओं की मान्यता गलत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के निष्कर्ष उसी समय लागू होते हैं जब उसे केवल दो देशों व दो वस्तुओं पर ही लागू किया जाए। जैसे मान्यता में था, इसकी मान्यता थी 2 × 2 × 1, यानी दो देश दो वस्तुएं और केवल ओनली श्रम उसका साधन। तो यहाँ उस मान्यता को इन्होंने गलत बताया है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत केवल उसी समय लागू होते हैं जबकि उसे केवल दो देशों व दो वस्तुओं पर लागू किया जाए। दो से अधिक देशों व वस्तुओं पर लागू करने पर इसकी प्रयोगशीलता या उपयोगिता सीमित हो जाती है, फिर यह सिद्धांत काम नहीं करता या फेल हो जाता है। मांग पक्ष की उपेक्षा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना यह भी की जाती है कि यह सिद्धांत एक पक्षीय है, क्योंकि यह पक्ष मांग पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा करता है। मांग पक्ष को ध्यान में नहीं रखता, केवल पूर्ति पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तविक जीवन में मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं। यह सिद्धांत मान के चलता है कि पूर्ण विशिष्टीकरण है, जबकि व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देशों द्वारा वस्तु विशेष के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करना संभव नहीं है। अतः ऐसी ही स्थिति में यह सिद्धांत महत्वहीन हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ग्राहम ने
लिखा है कि पूर्ण विशिष्टीकरण की परंपरावादी संभावना दो देशों के मध्य तभी संभव हो सकती है जब हम दो ऐसी वस्तुओं का विचार करें जो लगभग समान आर्थिक आकार की हैं, परंतु वास्तविक जगत में ये दोनों बातें बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसलिए तुलनात्मक लागत सिद्धांत अवास्तविक प्रतीत होता है। अगला है स्वतंत्र व्यापार नीति लागू करना कठिन। एडम स्मिथ भी स्वतंत्र नीति के पक्षधर थे और रिकार्डो भी स्वतंत्र नीति के पक्षधर थे। इनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु स्वतंत्र नीति अपनाई जानी चाहिए, लेकिन देश आपस में स्वतंत्र नीति नहीं अपनाते, किंतु व्यवहार में अधिकांश देश संरक्षण की नीति अपनाते हैं। वैश्वीकरण के आधुनिक युग में अनेक देशों ने विदेशी व्यापार पर तटकर एवं गैर तटकर प्रतिबंध लाद रखे हैं। विभिन्न प्रकार के आयातों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। प्रत्येक देश ने अपने अपने हिसाब से संरक्षण की नीति, प्रोटेक्शन की नीति अपना रखी है, जिससे कि उनके उद्योग धंधों, जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, घरेलू जो उद्योग धंधे हैं, उनको नुकसान नहीं हो। इस वजह से स्वतंत्र व्यापार नीति लागू करना भी एक कठिन समस्या है और इसके आधार पर यह आलोचना की गई है। और भी अन्य आलोचनाओं में अन्य के नाम से शामिल किया गया है, जैसे पूर्ण रोजगार की गलत मान्यता पर आधारित, वस्तुओं की विभिन्न किस्मों पर विचार नहीं करता, देशों के मध्य प्राविधिक अंतर पर ध्यान नहीं देता। तो यह सब आलोचनाएं थी जिनके आधार पर कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में निम्न आलोचनाएं हैं। ये सब बिंदु थे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। धन्यवाद।